अब बात करते हैं बेटे फ्री एनर्जी एंड फ्री एनर्जी चेंज। फ्री एनर्जी मतलब क्या? डेल्टा जी। फ्री एनर्जी मतलब क्या? फ्री एनर्जी का मतलब डेल्टा जी। और फ्री एनर्जी चेंज क्या? सर फ्री एनर्जी चेंज इज free energy change is delta G, gives free energy change is G and gives free energy change is delta G। दोनों में अंतर क्या है? हमें पता है कोई अंतर नहीं है। सर ने बताया स्टेट फंक्शन है और स्टेट फंक्शन को हम इंडिविजुअली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, वी हैव टू कैलकुलेट इट्स चेंज। तो अब प्रश्न ये उठता है कि डेल्टा जी होता क्या है? डेल्टा जी होता क्या है? तो मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। डेल्टा जी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क डन। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क डन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखें सर, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इज अ स्टेट फंक्शन। हां सर, अभी अभी आपने हमसे बात की थी। एंड इज अ मेजरमेंट ऑफ मैक्सिमम वर्क डन और यूजफुल वर्क डन फ्रॉम अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एक्चुअली डेल्टा जी का डेफिनेशन यही है। अगर आपसे कहा जाता है कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क डन, मींस व्हाट? वो चाहता है, एग्जामिनर चाहता है कि आप क्या कैलकुलेट करें? आप कैलकुलेट करें गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। क्या कैलकुलेट करें? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कैलकुलेट करें। आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्री एनर्जी देखें। फ्री एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम माइनस द प्रोडक्ट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसे हम बेटे गिब्स हेल्मोंट्ज इक्वेशन कहते हैं। दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज गिब्स हेल्मोंट्ज इक्वेशन। क्या कहते हैं? गिब्स हेल्मोंट्ज इक्वेशन कहते हैं। तो अब बेटा इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। आगे बढ़े। लाइक अदर स्टेट फंक्शन, ई मतलब इंटरनल एनर्जी, एच मतलब एंथैल्पी एंड एस मतलब एंट्रोपी, इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज डेल्टा जी। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो गया बेटे? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एंड दिस इज द गिब्स हेल्मोंट्ज इक्वेशन, जिसके बारे में मैं आपसे अभी चर्चा कर चुका हूं। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हुआ? हां सर, जीरो हुआ। तो फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डिक्रीज इन फ्री एनर्जी इज नोटिस, दैट इज डेल्टा जी इज नेगेटिव। ये बात मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में भी बताई थी कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है, स्पॉन्टेनियस है, तो उसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। सर क्यों? तो इस कॉन्सेप्ट को जरा समझने का प्रयास करते हैं बेटा। जो रोल केमिस्ट्री में डेल्टा जी यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का है, वही सेम रोल फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी का है। फिजिक्स में वही रोल किसका है? पोटेंशियल एनर्जी का है। और केमिस्ट्री में वो रोल किसका है? डेल्टा जी का है। अब जरा मेरी बात समझना। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है? सर वो जो अपने आप हो जाते हैं। सर वो जो नेचुरल प्रोसेस हैं, वो जो अपने आप हो जाते हैं, वो जो नेचुरल प्रोसेस हैं। और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है? सर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जिनके लिए हमेशा मुझे बाहर से काम करना पड़ता है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, मेरे हाथ में ये मार्कर है। इस मार्कर को मैंने ऊपर उछाला, तो मार्कर को ऊपर उछाला मतलब प्रोसेस क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि इसको ऊपर उछालने के लिए मेरे द्वारा कोई एनर्जी दी गई। अब आप देखिएगा, ये मार्कर ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है मतलब इसके लिए h की वैल्यू बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है। हाइट बढ़ रही है तो mgh बढ़ रहा है। हाँ सर, बढ़ रहा है। mgh बढ़ रहा है मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। हाँ सर, बढ़ रहा है। बढ़ने को ही हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, उसको हम बोल रहे हैं पॉजिटिव। और मैंने बोला कि जो रोल पोटेंशियल एनर्जी का है वही सेम रोल किसका है केमिस्ट्री में? डेल्टा जी का। मतलब किसी भी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा? सर डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव होगा। चलो ठीक है। अब ये मार्कर पहुंच गया है एक पर्टिकुलर हाइट तक। अब इस मार्कर को क्या आना पड़ेगा? नीचे आना पड़ेगा। तो मार्कर का नीचे आना, मार्कर का नीचे आना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या नॉन स्पॉन्टेनियस? सर डेफिनेटली इट इज
अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्योंकि ये मार्कर बिकॉज ऑफ ग्रेविटी नीचे आ रहा है, मैं नहीं खींच रहा इसको पृथ्वी खींच रही है, इसको अर्थ खींच रही है, अपनी ग्रेविटी यूज कर रही है। हाँ सर, प्रोसेस क्या है? सर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। क्या हाइट लगातार कम हो रही है? हाँ सर कम हो रही है। क्या mgh की वैल्यू लगातार कम होगी? हाँ सर कम होगी। उसी कम को हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी इज रेगुलरली डिक्रीजिंग, उसे हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो रोल पोटेंशियल एनर्जी का फिजिक्स में है वही सेम रोल डेल्टा जी का किसमें है? केमिस्ट्री में है। यानी कि किसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी हमेशा क्या होगा? सर हमेशा नेगेटिव होगा। देखिए वही बात हमने यहां पर की है। delta G of system is T delta S of universe. This is U, where delta H is equal to 0. The standard free energy change और K के बीच में क्या रिलेशन है? स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज और K के बीच में रिलेशन है डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log of K। सर ये बात भी, ये रिलेशन भी हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ रखा है, वेयर K इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Thus, if K is greater than 1, then delta G is negative. Thus, reaction at equilibrium. Thus, reactions with equilibrium constant K greater than 1 are thermodynamically spontaneous. अगर K की वैल्यू 1 से बड़ी होगी यानी कि पॉजिटिव होगी तो डेल्टा G नॉट की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। नेगेटिव होगी मतलब रिएक्शन क्या हो रही है? स्पॉन्टेनियस हो रही है। इफ K इज लेस देन 1 देन डेल्टा G नॉट इज पॉजिटिव, और रिएक्शन जो होगी जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से बड़ा होगा वो थर्मोडायनेमिकली स्पॉन्टेनियस तो होंगी, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में दे मस्ट बी नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में डेल्टा G की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होती है? For a spontaneous change, delta G must be negative, and therefore delta G is equal to delta H minus T delta S. Provide the following condition for a change to be spontaneous. What are those conditions? ये conditions बेटा हमें as it is learn करनी है। डेल्टा एस के साइन पॉजिटिव और नेगेटिव कब होंगे ये मैंने आपको एंट्रोपी के साथ बता दिया था। मैंने आपको बताया था कि यार किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एन यानी कि चेंज इन द नंबर ऑफ गैसियस मोल पॉजिटिव होगा तो डेल्टा एस भी पॉजिटिव होगा। अगर चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स नेगेटिव होंगे तो डेल्टा एन नेगेटिव होगा, मतलब डेल्टा एस की वैल्यू भी क्या होगी? नेगेटिव होगी। डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव, मुझे पता है कि अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव होगा, और प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये मेरे पास दो कंडीशंस हैं डेल्टा एच और डेल्टा एस की, इनके रेस्पेक्ट में मेरे पास डेल्टा जी की वैल्यूज आ रही हैं, उसके लिए मैं कंक्लूड कर रहा हूं। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है यानी कि डेल्टा एच का वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, और एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। हमेशा नेगेटिव होगी यानी कि इस प्रकार की रिएक्शन सभी टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस होती हैं। रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स। डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है यानी कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है, डेल्टा एस नेगेटिव है मतलब एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है, तो डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव होगी। तो रिएक्शन क्या होगी? सभी टेम्परेचर पर नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब रिएक्शन होगी ही नहीं। अगर दोनों ही नेगेटिव है तो डेल्टा जी लो टेम्परेचर पर नेगेटिव होगा, नेगेटिव एट लो टेम्परेचर, और पॉजिटिव एट हाई टेम्परेचर। तो किस टेम्परेचर पर नेगेटिव है? सर लो टेम्परेचर पर नेगेटिव है, यानी कि इस तरह की रिएक्शंस लो टेम्परेचर पर तो स्पॉन्टेनियस हैं लेकिन हाई टेम्परेचर पर नॉन स्पॉन्टेनियस है। रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर बट बिकम नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। फिर अगर दोनों ही पॉजिटिव है मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक है और चेंज इन द नंबर ऑफ गैसियस मोल्स भी पॉजिटिव है यानी कि एंट्रोपी चेंज भी पॉजिटिव है, तो अब क्या होगा? डेल्टा जी की वैल्यू लो टेम्परेचर पर पॉजिटिव होगी और हाई टेम्परेचर पर क्या होगी? नेगेटिव होगी। मतलब रिएक्शन लो टेम्परेचर पर क्या होगी? रिएक्शन लो टेम्परेचर पर होगी नॉन स्पॉन्टेनियस, और हाई टेम्परेचर पर क्या होगी? हाई टेम्परेचर पर होगी स्पॉन्टेनियस। अब बेटा यहां पर हमें जो बात और समझनी चाहिए वो बात क्या है? वो बात है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर क्या होगा? तो देखना बेटा जरा, अगर डेल्टा जी
का फॉर्मूला डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, तो यहां आपके लिए बहुत कुछ है जो आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवा सकता है। वो मुझे क्या देगा, वो मुझे डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी चेंज की वैल्यू देगा क्वेश्चन में, वो मतलब क्वेश्चन देगा। डेल्टा एस यानी कि एंट्रोपी चेंज की वैल्यू देगा और मुझसे कहेगा कि बताइए किस टेम्परेचर पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या किस टेम्परेचर पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी। तो जरा समझते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूं टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर क्या होगा। सबसे पहली कंडीशन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम पर हम सभी जानते हैं डेल्टा जी क्या होता है, जीरो होता है। इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, अगर डेल्टा जी जीरो होता है तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा एच मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, टी डेल्टा एस। कुछ भी नहीं करना है, डेल्टा जी की जगह पर जीरो रख देना है, तो आप देखेंगे कि डेल्टा एच और टी डेल्टा एस क्या आ गए, बराबर आ गए। तो टी इज इक्वल टू क्या आएगा बेटे, टी इज इक्वल टू आएगा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, इसी को हम कहते हैं टी इक्विलिब्रियम। मतलब अगर आपको किसी रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज की वैल्यूज दे रखी हैं और आपसे पूछा है कि बताइए किस टेम्परेचर पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी, तो आपको दोनों को डिवाइड कर देना है। लेकिन बेटा एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, जो बहुत केयरफुल रहना है हमें, वो किसके लिए रहना है, यूनिट्स। यूनिट्स में क्या कि डेल्टा जी की यूनिट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको किलो जूल्स में दे रखी होती है और डेल्टा एस की यूनिट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जूल्स में दे रखी होती है। तो प्लीज यूनिट्स का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर न्यूमरेटर में यूनिट किलो जूल है तो डिनोमिनेटर में भी किलो जूल हो, या जूल में है तो डिनोमिनेटर में भी जूल्स में हो। यूनिट का विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये टेम्परेचर आपको दे देगा वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर रिएक्शन किस में होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। टेम्परेचर फॉर स्पॉन्टेनिटी, टेम्परेचर फॉर स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी के लिए टेम्परेचर क्या होगा। फिर से वही बात, हमें पता है फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस व्हाट विल हैपन, हमें पता है सर डेल्टा जी नेगेटिव होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू सर नेगेटिव होती है। अगर डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो बेटा क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि डेल्टा जी नेगेटिव तभी हो सकता है जब टी डेल्टा एस की वैल्यू डेल्टा एच की वैल्यू से क्या होगी सर, ज्यादा होगी। इसका मतलब टेम्परेचर मस्ट बी ग्रेटर देन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। ये स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन है कि टेम्परेचर डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अब यहां पर फिर से आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है, थोड़ा सा सामान्य समझ कॉमन सेंस का उपयोग करना है। सर क्यों, ये तो फॉर्मूला आ गया। क्या यूज करना है कि आपने डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस निकाल लिया। सपोज वो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस की वैल्यू मेरे पास 999 केल्विन आई, समझना कितनी आई, सपोज 999 केल्विन आई। तो टेम्परेचर इस 999 केल्विन से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। आपको ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 999.1, 999.2, 999.3 और 999.4। समझना मैंने बहुत क्लोज ऑप्शंस ले लिए हैं क्योंकि मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो मुझे पता है कि टेम्परेचर इस 999 केल्विन से थोड़ा भी ज्यादा होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, क्योंकि कंडीशन मुझसे यही कह रही है कि टेम्परेचर मस्ट बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। तो जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन टिक करूंगा, थोड़ा सा भी ज्यादा। चारों ही ज्यादा है, आपको लगेगा चारों ही तो आंसर हो सकते हैं, लेकिन कैसे, आंसर तो कोई एक ही होगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहां बुद्धि का उपयोग करना है, कॉमन सेंस का उपयोग करना है कि 0.1 भी ज्यादा है तो वो मेरा आंसर हो जाएगा, फिर मुझे और ज्यादा की तरफ मूवमेंट नहीं करनी है। और ये टेबल तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया। अब मैं आ गया थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर। अगर मैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं तो बोलूंगा दिस लॉ इज गुड फॉर नथिंग, है भी और नहीं भी।
है क्यों? क्योंकि केवल इसका स्टेटमेंट हमसे पूछा जाता है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस पर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, और न्यूमेरिकल नहीं है तो मेरे लिए चीजें कितनी आसान हो जाती हैं। देखें, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हमें दिया नन्स्ट ने। किसने दिया? नन्स्ट ने दिया। और उसने बोला कि भैया एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना टेम्परेचर होता है बेटा? इट इज 0 केल्विन। क्या होता है? 0 केल्विन, यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर जितने भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनकी एंट्रोपी जो होती है वो 0 होती है। दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ये एज इट इज एग्जाम में हमसे पूछा जाता है। Since entropy is the measurement of disorder, it can be interpreted that at absolute zero, a perfectly crystalline solid has a perfect order of its constituent particle. That's why entropy is 0. So the most important application of third law of thermodynamics is that it helps in the calculation of absolute entropies of the substance at any temperature T. From this formula, entropy is equal to 2.303 Cp log T. Cp is what? Cp is the molar heat capacity at constant pressure and T is what? T is the absolute temperature. इसी के साथ यहां थर्मोडायनेमिक्स समाप्त हो गया बेटा। क्या समाप्त हो गया? थर्मोडायनेमिक्स। बट थर्मोडायनेमिक्स हैज टू पार्ट्स, थर्मोडायनेमिक्स एज वेल एज थर्मोकेमिस्ट्री। तो अगली स्लाइड में हम लोग चर्चा करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री की, जिसमें हमें टाइप ऑफ द रिएक्शन एंड हाउ टू कैलकुलेट द हीट ऑफ द रिएक्शन पढ़ना है। थैंक यू सो मच।